किसानों की जमीन को छीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब किसान सड़कों पे पड़ा है तो इस कानून को वापस लेने में क्या जोर पड़ रहा है? इतना अड़ियल रवैया अड़ने की क्या जरूरत है? आटा 45 रुपए किलो बेची गई, वही आटा जो कि आज 20-22 रुपए किलो मिलता है। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसान यहाँ पर प्रदर्शन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। किसानों को धरना देते हुए 2 महीनों से ज़्यादा हो गया है और कल कृषि कानून के खिलाफ कल भी किसान चक्का जाम करने वाले हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पर किसानों से हम जो धरना दे रहे हैं किसानों से खास बातचीत करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, कल को लेकर उनकी तैयारियाँ क्या है। जब सरकारों पे ये जो बीमारी आई थी, इस बीमारी पे जब सरकारों पे नहीं चला, खाने पीने की व्यवस्था, रोड पे जाने की व्यवस्था नहीं हुई तो किसने की? ये मोदी जी बताएंगे या उनके मंत्री बताएंगे? ये महामारी में जो जनता सड़कों पर भटकने छोड़ दी गई, जिसके लिए रेल बाहर से हवाई जहाज़ों के द्वारा मंगाया गया, यहाँ की गरीब जनता को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, कुचला गया उन्हें है, उसके लिए कौन व्यवस्था कर रहा था? यही किसान कर रहे थे ना, सड़कों पे बैठे। कौन कहता है कि मोदी गवर्नमेंट कर रही थी? बताइए। किसानों की जमीन को छीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको दे दी जा रही है। सारा इस कानून की क्या आवश्यकता थी? जब किसान सड़कों पे पड़ा है तो इस कानून को वापस लेने में क्या जोर पड़ रहा है? इतना अड़ियल रवैया अड़ने की क्या जरूरत है? ये तो पुराने जमाने में हमारे अंग्रेजी शासन में कौन था? हिटलर। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? हिटलर शाही, हिटलर का रोल अदा कर रहा है। आज ये प्रतीत हो रहा है जैसे कि अंग्रेजी शासन में हिटलर था। समझे जी? हिटलर का काम मोदी अपने लिए भगवान प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का कितना उत्पीड़न, रातों रात बगैर सोचे समझे कोरोना की बीमारी का चोला ओढ़ के क्या किया जा रहा है? कानून बनाया जा रहा है, किसानों की ज़मीन को छीनने का तरीका बनाया जा रहा है, लाला लोगों को ख़त्म करने का तरीका बनाया जा रहा है। अरे बनिया लाला लोग छोटे छोटे आड़तिया काम करते हैं तो किसान की व्यवस्था नहीं करते क्या? शहरों में बैठे आड़तिया क्या नहीं कर रहे? हारी में, बीमारी में, हर व्यवस्था में वो काम आते हैं। शादी में, संबंध में लाला लोगों के पास जाते हैं। इनके पास कौन जाएगा मंडी मानी के पास मिलने के लिए? 100, 200, 500 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो लाला लोगों से शहरों में, मंडियों में लिया जाता है। लाला लोग व्यवस्थाएं करते हैं। कौन कहता है? मोदी जी इस सारे समाज को, सारे को भ्रष्ट करके, सारे को गंदा करके मोदी जी क्या चाहते हैं? अपने को देवता प्रस्तुत करना चाहते हैं। किसानों की ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे के क्या करेंगे? एक हमारा किसान 95% किसान ऐसे हैं, 95% जो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक छोटा दलाल चाहिए, किसी पार्टी का नेता, लीडर, तहसील जाने के लिए भीतर बढ़ा नहीं जाता। उसके लिए कानून बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं सुनेगा, उसे डीएम एसडीएम सुनेंगे। ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब खेती का काम चलेगा और कॉन्ट्रैक्ट में ज़मीन ले ली जाएगी, एक ले लेगा अंडानी अंबानी की कंपनी के लिए हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा थोड़ा सा दूर बेटा, इसमें मालूम है क्या होना है? इसमें ये होगा कि जब एमएसपी का रेट रखा नहीं जा रहा, वो किसान अपना फसल उत्पादन करके और जब जाएगा बेचने के लिए तो मंडी में अंडानी अंबानी के बैठे जो नौकर हैं वो बोलेंगे कि ये गेहूं 1925 रुपये के रेट का न लेके, ये बारिश में भीग गया इसलिए हम 900 रुपये लेंगे, 900 रुपये कुंटल लेंगे, 1000 रुपये कुंटल लेंगे। इन्होंने एक चोरी का, फंसाने का, और जाल, उसके पीछे भी जाल है कि कैसे फंसेगा किसान, कैसे किसान की ज़मीन छिनेगी। किसान की ज़मीन इस तरीके छिनेगी ना कि जब ये उस किसान की ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे देंगे तो जब उसका खाद बीज चला जाएगा किसान के पास, खाद बीज जब किसान पे चला जाएगा तो उसका नोटिस कौन जारी करेगा? यही डीएम करेंगे। कंपनी डीएम के पास जाएगी, डीएम के पास जाए कंपनी क्या कहेगी? मेरा खाद बीज का पैसा किसान दे नहीं रहा। किसान 1400 के रेट में कहीं अंत बेच आएगा, बेटी की शादी में, हारी बीमारी में लगा देगा, क्या करेगा? उसमें लग गया, कंपनी का पैसा वापस नहीं जा पाएगा। जब वापस नहीं जा पाएगा तो तहसीलदार का नोटिस जाएगा कि 2 महीने के अंदर 10% लगाकर इनका इंटरेस्ट तहसील का भी 10% देना पड़ेगा। अगर आपने 2 महीने में यानी 60 दिन में या 90 दिन में आपने पैसा वापस नहीं किया कंपनी का, तो फिर क्या होगा?
आपके तहसील में नोटिस जाएगा किसान के लिए कि आपके ज़मीन के अधपत्र पे कंपनी का नाम चढ़ाया जाता है, या 60 दिन के अंदर जमा नहीं करोगे तो आपके ज़मीन में नाम चढ़ाने का कंपनी का तहसीलदार बाध्य होगा। क्लियर होगा। उसके बाद थोड़े समय बाद वो ज़मीन किसान की उस कंपनी के लिए चली जाएगी, अंडानी अंबानी के। अंडानी अंबानी 2-2 हज़ार बीघा 4-4 हज़ार लाख बीघा ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। ज़मीन छिन गई ना, कौन नाम चढ़वाएगा? एक मामूली से कागज़ तहसील में फर्द में नाम में जरा भी परिवर्तन होता है, थोड़ा सा नाम में मात्रा का इसका परिवर्तन हो जाता, उसको किसान शुद्ध नहीं करवा पाता, कानून को पटवारी तक मानते नहीं। तो जब नाम ज़मीन में चढ़ जाएगा तो उसको तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो कंपनी के नाम सारी ज़मीन चली जाएगी। ये कंपनी 1-1, 2-2 लाख बीघा ज़मीन की मालिक हो जाएंगे। खेतों को सारे खसों तोड़ के जहाज़ों से अब वही अमेरिका की तर्ज पर कराना चाहते हैं मोदी जी। विदेशों की तर्ज पर बड़ी बड़ी खेती, 2-2 हज़ार बीघा के फार्म हाउस, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख बीघा ज़मीन के मालिक बना देंगे इनको। फिर क्या होगा? सारे ज़मीन क्या करोगे? नौकरी तो करेंगे। आज न कोई बेच पाएगा न कर पाएगा, केवल नौकरी करेंगे, लेबर का काम कराएंगे। ये राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जिएंगे। तो इसको कानून को वापस किया जाए, अन्यथा मोदी जी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। किसान सड़क पर आ चुका है, किसान सड़क पर आ चुका है। उन्हें अब दिख रहा है कि इनका खाना कहाँ से आ रहा है, इनका पीना कहाँ से आ रहा है। तो उसको ये सोचें, जिस दिन देश में बीमारी थी, सड़क पर आदमी नहीं था, सड़क से जब तुमने जनता को भगाया तो उसको किसने खिलाया? योगी ने, मोदी ने कितने बंडा लगवाए, कितने लगवाए? सारे किसानों ने व्यवस्था की है। तो आज इसके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से आ रही है? कोई किसान भूखा नहीं मर रहा, सब किसानों के यहाँ से आ रहा है। सब किसान खेती में, सारा किसानों के यहाँ से आ रहा है। सारे किसानों की फसल जो सड़कों पे कुचली जाती है, उस कुचलने से तो अच्छा अपनों को खिला दी जाए। सारा सब कुछ, दूध भी वहीं से आ रहा है, खेती की सब्जी भी वहीं से आ रही है। और क्या आ रहा है यहाँ? ये खाम किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने में लगे हुए, खाम ये स्थिति है इनकी। सारी ज़मीन को छीनने का इनका तरीका है। ये सिस्टम है, सिस्टम के तहत, कानून के तहत इस ज़मीन को छीनना चाह रहे हैं। बस छीननी है इनको। तो एग्रीमेंटों के तहत कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्ट, अरे नहीं चाहिए किसान को नहीं चाहिए खेती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, इसे वापस लो। तीनों कानून वापस और MSP लागू। कानून के साथ MSP लागू करने से किसान, अगर कानून अपने ये तीनों कानून वापस न लिए जाएं और MSP पे रेट घोषित करके ही चाहे आप चले जाओ, नहीं, पहले MSP, उसके बाद तीनों किसान बिल वापस। इससे पहले किसान समझौता नहीं करेगा। किसान समझ चुका है, उनके उन एजेंटों से, इन दलालों से किसान आगे है। किसान बहुत समझ चुका है किसान की बात। ये मोदी गोदी जो मीडिया है, जिसको खरीद लिया, चैनल खरीद लिए, उनकी तनख्वाहें दूनी कर दी और उनकी व्यवस्थाएं दूसरे रूप से चल रही हैं। वो केवल वही दिखा रहे हैं जो वो चाहते हैं। जब उन्हीं का काम है तो उनकी व्यवस्थाओं से अब तुम लोगों ने आके, भैया बेटे हो, मैं आपसे बड़ा निवेदन करूंगा कि आप आके, सोशल मीडिया ने हमारी ने आंदोलन को बढ़ाया है, दिखाया है, आज आप पर भी ये आफत डाल रहे हैं, आप लोगों को भी बंद कर रहे हैं। तो भैया मेरी आप सबसे निवेदन है, विनती है, आप संघर्षशील बन के किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करो। और किसान आपके साथ हैं, सोशल मीडिया के साथ हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने इसको आंदोलन को ज़मीन से ऊपर तक पहुंचाया है। इसके लिए किसान आपके आभारी हैं। मैं सभी किसानों की तरफ से आप सभी सोशल मीडिया के वर्करों से, कार्यकर्ताओं से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए भी किसान मरेगा मिटेगा, आपको भी जेल नहीं जाने देगा, आपके भी केस माफी होंगे। किसान मरेंगे तो आप भी मरेंगे, और आप मरेंगे तो किसान मरेंगे। जहां आप पर आफत आएगी तो किसान के ऊपर होगी, उसकी भी जिम्मेदारी किसानों की होगी। आपको डूबने नहीं देंगे। धन्यवाद बेटा। हाँ, ये जो धरना चल रहा है किसानों का, किसान जाग चुका है और जान गया है। ये 3 जो कानून लाए, ये कॉर्पोरेट घराना, ये इसमें होगा क्या? जैसे इन्होंने कहा कि किसान के लिए हम छूट देते, अपने माल के लिए चाहे कहीं बेच सकता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि छोटा किसान थोड़ा माल लेकर के कहाँ जाएगा? वो सूरत ले जाएगा मक्का के लिए। उसमें जब
किराए नहीं चली जाएगी उसकी मक्का, फिर उसके भाव कहाँ मिलेगा? अरे भाई ये मंडी ख़त्म करना चाहते हैं, छोटे व्यापारी को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका ये आइडिया है कि हम छूट देते हैं किसानों के लिए, अपने माल को चाहे ना बेचे। ये सीधा सीधा सवाल समझ में आ गया है। किसान के लिए छूट नहीं, ये व्यापारी के लिए, ये अडानी अंबानी के लिए छूट दे रहे हैं। ये माल के लिए ये कह रहे हैं कि माल ले जाएंगे तो वो ले जाएंगे व्यापारी, अडानी अंबानी ले जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि कितना भी किसान अपने जो पैदावार है कितना भी स्टॉक कर सकता है। आप बताइए, हम ये मोदी से पूछना चाहते हैं, किसान जब पैदा करता है एक फसल के लिए और दूसरी फसल काट के, अपनी फसल काट के दूसरी खेती के लिए करने के लिए, जब उसकी लागत के लिए वो अपनी फसल बेचता है तब उसमें लगाता है, इसमें से एडवांस कहाँ है? इसके बाद गोदाम कहाँ भरेगा? ये किसान के पास गोदाम नहीं। ये तो अडानी अंबानी के जो गोदाम बनाए इन्होंने, उनके लिए छूट दे रहे हैं, न कि ये किसानों को छूट दे रहे हैं। ये इनकी बहकावे की बात है और ये झूठ बोलने की बात है कि किसान अपना गल्ले के लिए कितना भी स्टॉक कर सकता है। जिस तरीके से ये अपना गोदाम भरेंगे उसके बाद ये कमी करेंगे, निकालेंगे नहीं और महंगा करके बेच देंगे। और ये हालत किसान के ऊपर ही नहीं, किसान से जुड़ा हुआ मजदूर, नौकर, बाजार में बैठा दुकानदार, पुलिस वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, इनके ऊपर सारा ये बहुत बुरा हाल होगा इनका। क्योंकि वो आटा 45 रुपये किलो बेचेंगे। वो ही आटा जो कि आज 20-22 रुपये किलो मिलता है, वो हमारे शहर के आम जनता के जो मजदूर गरीब जो पल रहे उनके लिए बहुत बुरा दिन आएगा। किसानों पे ही नहीं, किसान से जो जुड़े हुए हैं पूरे देश की जनता जो अन्न खाती है उनके लिए, सभी के लिए बहुत घातक है। ये सरकार ड्रामा कर रही है और ये इसके ड्रामा पूरे देश की जनता जान चुकी है। इन्होंने यही ड्रामा नहीं किया, जब से आए 6 साल के अंदर ड्रामे पे ड्रामा करते चले आए। इन्होंने कहा, जब ये आए तो इन्होंने कहा कि हम काला धन निकालेंगे। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, वो कहाँ है काला धन निकाला था? काला धन नहीं निकाला, काले धन जिनके पास थे, अडानी अंबानी के पास थे या पूंजीपति के पास थे, उन्होंने ये सब सफेद करवा दिया उसी झटके में। और काला धन इन्होंने कहाँ से निकाला? गरीब के, देहात के, किसान के जेब में से पैसा निकाला और इन्होंने अपना काम चलाया। और वो गरीब अपनी बिटिया की शादी करने के लिए जो पैसा जमा किया उसको निकाल नहीं पाया, उसकी बिटिया की शादी लौट गई, वो खाने पीने के सामान नहीं खरीद सका, घर में बिटिया को शादी बर्तन देने के लिए खरीद नहीं सका, उनकी शादी लौट गई, वो शादी नहीं कर पाए। पूरे देश के आम जनता के साथ में इतना गलत व्यवहार किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि ये लाए टैक्स बढ़ाया। जब जिन्होंने टैक्स बढ़ाया तो टैक्स किस पे बढ़ा? जनता पर। जनता पर टैक्स बढ़ा, उसका भुगतान जनता को करना पड़ा। जब वो जो लाया है उसमें वो लग गई तो उसमें लग गया व्यापारी के लिए, व्यापारी ने लगा दिया सीधा उपभोक्ता के ऊपर। उपभोक्ता जो खरीदता है उसमें लगा, वो भी GST उन्हीं पे लगी जो खरीददार थे। देश के खरीददार को बर्बाद करके इन्होंने महंगाई को आसमान को छुपा दिया। और ये उसके बाद ये जो है कहा लाए थे कोरोना का सवाल, ये जो लाए थे इसी की आड़ में किसानों की ज़मीन का इन्होंने कॉर्पोरेट घराने के लिए दे दिया और इन्होंने राष्ट्रपति जी ने उसमें साइन कर दिए। इसीलिए ये घबरा रहे, हम इस ज़मीन को बेच गए और इसे लौटा रहे कैसे? हमारे देश की जनता पूरे देश की जनता ये समझ गई है, इन्होंने इतना खतरनाक खेल खेला है, पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी इन्होंने। और हम ये जानते हैं, अब ये जानती है देश की जनता कि यही उग्रवादी, यही आतंकवादी, इनसे ज़्यादा बड़ा आतंकवादी और यही देशद्रोही कहने के लिए मुसलमान को देशद्रोही बताते हैं और पंजाबियों को उनको खालिस्तानी बताते। और ये जो कोई इनके विरोध बात करता है, संविधान के तौर तरीके हमें संविधान में हैं, जो हमें बात करने के, अपने हक मांगने के हक के तरीके हमारे जो भी सब मिलते हैं। लेकिन इन्होंने जो इनके साथ खड़ा होगा कि आंदोलन कर रहा है अपनी रोटी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो उन्हें कुचल दिया जाता है, आवाज़ नहीं उठा सके। और ये बहुत बड़े ईश्वर की देन मान लो, समय की देन मान लो
28 की रात जो गुजरी है, 28 की जो रात गुजरी है, वो मेरे देश के लिए काला दिन था। और देशवासियों के लिए 2 मिनट के अंदर जो सिस्टम बदला है उसको धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले के लिए, धरती माता के लिए, जो हमारी इसको जिंदा रख दिया। नहीं तो ये देश ही, ये दुनिया बर्बाद हो जाती। और ये दावा था उस रात के लिए, अगर ये कांड कर बैठते और ये यहाँ से उखाड़ फेंक देते और लाठियाँ चलवा देते थे तो 20 साल तक देश का कोई भी नौकर, मजदूर, किसान आंदोलन नहीं कर सकता था। इनकी ये मंशा थी और कुदरत का खेल, समय का खेल। धन्यवाद देता हूँ जो समय हमें ऐसा मिला, जो हम बरकरार बने रहे। और उनके लिए वो नौबत आ गई कि जी हमको रोकने के लिए नहीं ये बैरिकेड लगाई, जबकि देश के बादलों पे होने चाहिए। वो किसान के रास्ता और शहर के रहने वाले लोगों के लिए रास्ते बंद किए, उनके आवाज आई, उसका माल की ढुलाई सारी बंद कर दी। ये दिल्ली वालों के लिए खतरनाक चीज़ है जो ये लगाया इन्होंने बैरिकेडिंग, हमारे लिए नहीं है। लोग उनकी ज़िंदगी से जीने के लिए खिलवाड़ कर रही है वो। ये सरकार ने रोका है, हमने नहीं रोका, किसानों ने नहीं रोका, आंदोलनकारों ने नहीं रोका है। और ये इनका भुगतान ये करेंगे और करना पड़ेगा। देश की जनता जान गई है, ये जाएंगे या मानेंगे, ये हम दावे से कहते हैं। ये तीनों कानून इनको वापस करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम यहाँ से जब ही जाएंगे जब ये कानून वापस हो जाएंगे। ये बोलना किसान आंदोलन के माध्यम से कि ये देश का सौभाग्य है कि किसान आंदोलन के माध्यम से हम जैसे शहरी लोग को भी ये जानने का मौका मिला कि ये तीनों काला कानून है क्या। और आज़ादी के बाद से पहली बार देश में सरकार ओपन तरीके से लिख के जमाखोरी को लीगल कर दिया। पहले जब महंगाई बढ़ता था तो यही सरकारें हुआ करती थी जो छापामारी करती थी और व्यापारियों को पकड़ती थी। अब ये नई सरकार जो आई, मोदी जी की सरकार, तो इन्होंने कानूनी रूप से जमाखोरी को लीगल कर दिया। अब जो व्यापारी जमाखोरी करेगा तो वो अपने फ़ायदे के लिए जमाखोरी करेगा। दूसरा, इन्होंने कानून बना के बोला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने बोल दिया, है ना। और महंगाई में 3 चीज़ का देखिएगा, खेती कर दे दिया कंपनी को, जमाखोरी का राइट दे दिया लीगल, और महंगाई में खाद्य पदार्थों के बारे में सरकार ने कानून बना दिया कि जब तक 100% तक महंगाई बढ़ेगी नहीं तब तक सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। अभी जो बाबा बोल रहे थे तो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अगर 40 रुपये आटा है तो कंपनी को सरकार ने लीगल राइट दे दिया कि अगर उस आटे का दाम 79 रुपया 99 पैसा तक अगर रहेगा तो सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये देश में मतलब इतना नंगापनी है ना कि ओपन कर रहे हैं। और वो कोरोना काल में अध्यादेश के रूप में लाया और देश का हालत आज भी ख़राब है, पहले भी ख़राब था, अब ज़्यादा ख़राब हो गया पहले के तुलना में। तो आम आदमी के पास इतना वक्त है ही नहीं कि वो कानून के बारीकियों को समझे और जाने, है ना। तो आम आदमी तो अपने रोजी रोटी में लगा हुआ है और सरकार उसी का फ़ायदा उठा रही है। और गांधी जी को आप याद कीजिए तो गांधी जी बोलते थे अंग्रेज़ को भी कि अंग्रेज़ भागो मत, खुद को बदलो, कानून बदलो, ऐसा कानून बनाओ जो आम आदमी के हित में हो। लेकिन जब वो नहीं माने तो गांधी जी ने प्रण लिया कि अब तुमको देश छोड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार का भी यही हाल है। मोदी सरकार को लोगों ने एक मौका दिया, इस सरकार को मौका मिला 5 साल के बाद, फिर दोबारा से विश्वास किया, है ना। और उस विश्वास में अब लोगों को धोखा मिला है ना। आप पिछले 6 साल में देखो पेट्रोल का, डीजल का, सब चीज़ का दाम कितना बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार घटने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल का, आज तो चलो सरकार के पास एक बहाना है कि कोरोना काल है, ये है, लेकिन उसके पहले से अर्थव्यवस्था ख़राब थी। और मोदी जी जो बोलते हैं कि देश गड्ढे में था, तो गड्ढा क्या होता है? जब देश का जीडीपी -23% के आसपास जाता है तो देश गड्ढे में जाता है। सेकेंड क्वार्टर में भी जब -7.5 में जीडीपी होता है तो देश गड्ढे में जाता है। जब देश में बेरोजगारी चरम पे होती है तो देश गड्ढे में जाता है। जब शिक्षा सबसे महंगा होता है तो देश गड्ढे में जाता है। जब स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है तो देश गड्ढे में जाता है। मोदी जी, आपने तो देश के लिए गड्ढा बना दिया। और दूसरा, इनके पे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 2 बात बड़े दावे के साथ ये सरकार करती है। एक तो बोलती है कि मैं राष्ट्रभक्त सरकार हूँ जी, है ना। तो इस राष्ट्रभक्त सरकार के रहते हुए दिल्ली में झंडे का अपमान हो गया,
इस सरकार ने पानी का छिड़काव तक नहीं कराया, एक आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ा, लेकिन तिरंगे का अपमान होने दिया, वो भी कहाँ, लाल किले पे, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ना। तो ये तो इस सरकार की ताकत है और समझ है कि ये अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये झंडे का भी अपमान करा सकते हैं। दूसरा बात, एक बोलते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात हैं, है ना, या बच्चा बचपन में ही उसकी पहचान हो जाती है। तो मोदी जी के इतिहास पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। मोदी जी का जो व्यक्तिगत जीवन है, उस जीवन में धोखा, झूठ और फरेब भरा हुआ है ना। जब सबसे ज़्यादा उनकी जो माँ थी, उस माँ को अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उन्होंने उस माँ का त्याग कर दिया, उस माँ को धोखा मिला। फिर शादी के बाद इन्होंने बीवी का त्याग कर दिया, उस बीवी को धोखा मिला। फिर ये पहाड़ों में गए भगवान के शरण में, उस भगवान का भी त्याग कर दिया, वहाँ भी धोखा। आप देखिएगा, मैं एक लाइन अगर झूठ बोलूँगा तो आप टोक दीजिएगा मेरे को। फिर ये आरएसएस के शरण में आए, गुरु के शरण में। आडवाणी इनके गुरु थे, जिस गुरु के कृपा से ये सीएम बनते हैं, उस गुरु को भी धोखा। और जीते जी आडवाणी का आज राजनीतिक हत्या हो गया है, और उस हत्या के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज कहीं उनका आवाज़ भी नहीं आता, एक मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया उन्होंने, है ना। और मोदी जी और मेरे में एक समानता है, मैं भी अपने पूर्वजों का खेत बेच के शहर में चैन से जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई और परिवार के लोग रोकते हैं, बोलते हैं वो तेरी कमाई नहीं है, तू अपना कमाया हुआ बेच, लेकिन पूर्वजों का कमाया हुआ मत बेच। और मोदी जी भी वही कर रहे हैं। एक कंपनी इन्होंने बैठाया नहीं, एक कारखाना बैठाया नहीं, रेल हो, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, जो चीज़ भी है सबको बेचने पे तुले हुए हैं, है ना। आप लोग लेडीज़ हो तो फिर भी आप लोग दिन में 4 ड्रेस नहीं बदलती होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी बुढ़ापे में भी 4 जैकेट बदलते हैं। वो एक प्रतीक है। किसी का देखो, किसी के बुराई का कोई मर्डर करता है ना, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग शायद ही कभी हाथ लगे। छोटे छोटे सुराग होते हैं, तो वो छोटे छोटे संकेत हैं कि मोदी जी विलासिता पसंद जीवन पसंद करते हैं। वो जैकेट है, वो प्रतीकात्मक है ना। तो बहुत सारी कमियां हैं इनमें, लेकिन फिर भी ये हमारे देश के हैं, हम ही लोगों ने चुना है। तो गांधीवादी रास्ते से मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि आपने गरीबों को भी धोखा दिया है, आपकी असली जात गरीब की जात है। और सबसे ज़्यादा अगर मोदी जी के शासनकाल में अगर किसी पे लात पड़ा तो वो गरीबों पे लात पड़ा। चाहे नोटबंदी का डिसीजन हो, जिस दिन इन्होंने नोटबंदी किया, ठेला वाला, खोमचा वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, मजदूर सब बेरोजगार हो गए, क्योंकि मार्केट में नोटबंदी हो गया, है ना। और उस नोटबंदी के आड़ में आरबीआई का डाटा है कि 99% नोट जो है वो बैंक में फिर जमा हो गया, तो 1 रुपया भी काला धन मिला नहीं, और सरकार ने स्कीम दे दिया, है ना। और मोदी जी माहिर हैं फरेब में। जिस दिन इन्होंने नोटबंदी का घोषणा किया, उस बीच में, जैसे कोरोना काल में इन्होंने कितने कानून लाए, तो नोटबंदी के संबंध में भी इन्होंने उस बीच में कितना छल फरेब किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि देश के जितने चोर लुटेरे डकैत थे, जिनके पास काला धन था, वो एक स्कीम के तहत बैंक में जमा हो गया और सफ़ेद धन में कन्वर्ट हो गया। और एक रामदेव हमारे हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन चरित्र बदल गया है उनका, इसलिए मैंने बोला हुआ करते थे। रामदेव हर दिन आंदोलन करते थे इस बात के लिए कि देश से करप्शन मिटाना है, तो 500 और 1000 रुपये का नोट समाप्त कर दिया जाए। और उनके जब परम प्रिय व्यक्ति मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, दोनों में बड़ा निकट का संबंध, दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदे के काम करते हैं और जान देते हैं एक दूसरे पे। मोदी जी ने 2000 का नोट ला दिया। मैम, आज के डेट में रिक्शा वाला भी पेटीएम करता है, उस 2000 नोट का क्या यूज है आप बता दीजिए। वो 2000 का नोट आज मार्केट से गायब है, वो काला धन में कन्वर्ट होकर उन्हीं साहूकारों के गोदामों में जमा हो चुका है। ये फिर सरकार का डाटा है, सर्कुलेशन से 40% 2000 का नोट गायब हो चुका है। तो ये पूरा साजिश है। तो आज़ादी और गुलामी का संबंध इस बात से नहीं है कि आपका जो प्रधानमंत्री है, आपका जो हस्बैंड है, या आपका जो भाई है, या आपका पड़ोसी है, वो देसी का है, आपके जात का है या धर्म का है। नैतिकता का संबंध किसी जाति, धर्म और प्रदेश से नहीं है। तो मोदी जी हमारे देश के हैं, अमित शाह हमारे देश के हैं, लेकिन ये लोग अंग्रेज़ों से बदतर शासन चला रहे हैं। अंग्रेज़ का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठजोड़ था, इनका अंबानी अडानी कंपनी के साथ गठजोड़ है। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा
और ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है और जन जन जाग रहा है। और जब सारे लोग जगेंगे तभी सरकार बदलने पे मजबूर होगी। एक बात जान जाओ, बिना मजबूर हुए सरकार कुछ भी नहीं करेगी, है ना। तो ये सरकार मजबूर होना जानती है। जब इसको डर होगा और मजबूर नहीं होगी, समझेगी नहीं, तो लोग अंग्रेज़ को उखाड़ के फेंक दिए, मोदी जी तुम क्या चीज़ हो, है ना, तुम हमारे खेत के ही मूली हो, हम ही ने तुमको पैदा किया है ना, तो तुमको तो उखाड़ फेंकेंगे हम सब। लेकिन आप सबका आभार है कि चूँकि हमारा जो मीडिया है देश का वो बिक गया है, और बिका नहीं है, उसको खरीद लिया गया है। क्योंकि आप पता करेंगे ना तो 80% जो मीडिया हाउसेज है उसके मालिक अंबानी अडानी ही है ना। तो मीडिया भी एक कॉरपोरेट का रूप है, तो सब चीज़ बर्बाद हो गया। तो आज जन जन को जागना पड़ेगा। सोशल मीडिया आप लोग के माध्यम से काम कर रहा है, तो ये भी बंद हो जाएगा। हम एक दूसरे के कान में अपनी बात पहुंचाएंगे, है ना। तो ये आतंक का माहौल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी से बदतर स्थिति है। कब किसको उठा लिया जाए कोई भरोसा नहीं है, कब किस पे कौन सी धारा लगा लिया जाए। इसलिए हमको आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो बॉर्डर पे रास्ते बंद किए हुए हैं, ये किसानों ने बंद नहीं किए, ये पुलिस ने बंद किए हुए, ये सरकार ने बंद किए हुए। क्यों कि जो अगर आसपास के लोग जो डेली ड्यूटी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको दिक्कत हो, किसानों को वो गाली दें। आक्रोशित सरकार ऐसा प्रोपेगेंडा चला रही है कि रास्ते बंद करके कि आसपास के लोग जो हैं ये इनको गुस्सा है, ये जो किसान बैठे हैं ये रास्ता रोक रहे हैं। किसान रास्ता नहीं रोक रहे, सरकार रास्ता रोक रही है, पुलिस रास्ता रोक रही है। आप देखो तो 4 लाइन खुली हुई है, लेकिन रास्ते बंद किए हुए हैं। इससे कोई मतलब नहीं। इससे किसान जो बैठा, एक इस पे बैठा हुआ है, मैं पूरा यहाँ से लेके जो पूरा बॉर्डर है वो देख के आता हूँ, और डेली मैं कम से कम जो ये मतलब जाम लगता है इसको खुलवाता हूँ। मेरा यही काम है। मैं खाली घूमता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ जाम लगा हुआ, क्या करता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो जाम लगाया ये पुलिस ने लगाया हुआ। पुलिस जो इस सोशल मीडिया को देखता है, जो शहरी देखता है, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, पुलिस ने नहीं। हाँ, ये लोग जाम लगवाना चाहते हैं कि स्थानीय लोग विरोध करें, जो कि आकर्षित हो जाओ, गुस्सा है कि किसानों को गाली दे। इनका मेन उद्देश्य ये है और कोई उद्देश्य नहीं है, इनका यही है। मैदान में जगह दिलवा दीजिए, हमें तो आप रामलीला मैदान में जगह दिलवा दीजिए, हमें तो धरना देने से मतलब है, हमें तो कानून वापसी चाहिए। लगा रहे हैं आपको रामलीला नहीं तो हम थोड़ी लगा रहे हैं, वही तो लगा रहे हैं। हम तो, उन्होंने रोक रखा, हम तो इस वजह से रुके हुए हैं यहाँ। हम तो रामलीला जाके बैठ जाएंगे अगर वो भेजना चाहें तो। हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम थोड़ी चाह रहे हैं कि कोई लड़ाई हो, दंगा हो, झगड़ा हो। अगर हम 26 जनवरी को वहाँ तक पहुँच गए थे, अगर हम ज़बरदस्ती करते तो वहीं ना रुक जाते, हम वापस क्यों आते भाई। हमें तो यहाँ उन्होंने जगह दी है तो हम इसलिए हम यहाँ रुक गए। अब वो कह रहे हैं कि रास्ता रोक रखा है, यहाँ नेट बंद कर रहे हैं आसपास के एरिया के। अब इन लोगों को परेशानी होगी, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब नेट की परेशानी हो गई है, किसानों की वजह से हो रही है। कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए किसानों के खिलाफ भड़काने का सरकार को, तो वही चाह रही है। देखिए, चक्का जाम करने का सिर्फ हमारा, आपको पता है कुछ फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए क्या हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा ना हो। चक्का जाम कराने का हमारा ये नहीं है कि हम लोगों को परेशानी करना चाहिए। सिर्फ ये जो मोदी सरकार कह रही है ना कि ये पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इस संकेत देना चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर से ये जो लोग हैं वो सब लोग भी रोकेंगे। वो रोकेंगे तो ये बताएंगे कि हम भी परेशान हैं, क्योंकि उनको वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा। जो कुछ लोग बाहर से आए हैं, नासिक से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, केरला से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, उनका ये कहना है कि जी हमें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा। तो ये जो ट्रेनें रुकी हुई हैं, अब आप बताइए यहाँ किसको कोविड हो रहा है? नहीं है ना किसी को कोविड, ना होगा कोविड, क्योंकि कोविड अब अपने टाइम के साथ साथ चली जाती है। एक बीमारी होती है और टाइम के साथ जा रही है, वो खुद ही चली गई। अगर वैक्सीन नहीं भी लगेगी ना तो भी चली गई है वो। टाइमिंग 12 से 3 का है जी, और हम कोई शहर जाम नहीं करेंगे उसमें, सिर्फ हाईवे और नेशनल हाईवे है। हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते कि शहरों के बीच में। उसके लिए आपने क्या तैयारी है? हमने कोशिश करी है कि सबको इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि कोई किसी तरह का कोई भी चेकिंग, हाँ वॉलंटियर्स होंगे सब जगह, सब अपने आप में वॉलंटियर हैं जी। साहब का भी प्रोग्राम है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जाम नहीं होगा। पता नहीं किस टाइम बुलाने पड़ेंगे लोग, कोई बात हो, कोई चीज़ हो, इसलिए उत्तर प्रदेश और
उत्तराखंड में को बंदी से लगा रखा गया है। यूपी और दिल्ली में नहीं। दिल्ली में नहीं लगा हुआ। नहीं 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 करेंगे। नहीं नहीं यहाँ नहीं करेंगे। हम बाहर अपने हिंदुस्तान में होगा, सारे में होगा, गाँवों में होगा। का प्लान है, पंचायती प्लान है। हर एक गांव से एक ट्रैक्टर, 10 आदमी, हर गांव से ऐसे ही नुक्कड़ सभा करेंगे। ऐसे ही गांव-गांव इस तरह सभाएं होंगी, शहरों में होगी, तहसील स्तर पे होंगी, ब्लॉक स्तर पे होंगी। और जो यहाँ का सवाल है, जो यहाँ पे होगा, वो भारी संख्या में कोई भी अराजक तत्व कल के चक्का जाम में नहीं घुसेगा। ये कल ही टिकैत साहब ने क्लियर कर दिया था। और उन्होंने वॉलंटियरों की संख्या 4 गुना, जितने भी हमारे ट्रैक्टर होंगे उनसे 4 गुनी ज़्यादा संख्या वॉलंटियरों की होगी। तो 26 जनवरी की तरह हम अपने इस चक्के जाम को हाईजैक नहीं होने देंगे। ये हमारा टिकैत साहब की तरफ से पक्का आश्वासन है। ये गांव स्तर पे होगा, ये ऑल इंडिया पूरा भारत बंद होगा और ये पूरे देश से आह्वान लेंगे। गांव में नेशनल हाईवे रेलवे लाइन है, तहसील स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, जिला मुख्यालय पे भी। लेकिन जहाँ तक यहाँ एनसीआर का सवाल है, यहाँ जो भी कुछ होगा टिकैत साहब के फाइनल आदेश के बाद होगा। और वॉलंटियरों की एक बहुत भारी उसमें संख्या होगी। वॉलंटियरों के बिना जिस तरह पहली बार वो पहला इस तरह से आयोजन हुआ, सरकार को एक बहाना मिल गया कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से। सरकार अब फायदा नहीं उठाएगी। सरकार तो अब अपने कर्मों के ऊपर रो रही है। अब सुना है कि कील उखड़वा रही है। तो सरकार को तो एहसास हो गया है कि हम गलत रास्ते पे हैं। हमेशा पानी गहरी जगह पे मरता है। अब ये सरकार का कल नेट चलाना और कल ये कील उखड़वाना क्या संकेत दे रहा है इस बात का? कील नहीं, इसका मतलब उन्होंने अपनी ही बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया कि कील लगाना हमारी गलती थी। जबकि कील से पहले भी कोई नहीं वहाँ पे गया, कील के लगने के बाद भी कोई नहीं गया, कील उखड़ने के बाद भी कोई नहीं जा रहा। हमें दिल्ली जा ही नहीं रहे हैं। टिकैत साहब के आदेश के बिना कोई किसान यहाँ से दिल्ली नहीं जाएगा। और अगर जो जाएगा वो बहुत ही अनुशासन में जाएगा, किसान संगठन के बैनर तले जाएगा, दायरे में जाएगा और वॉलंटियर में नवयुवक के साथ जाएगा। हर एक नवयुवक के कंधों पे जिम्मेदारी होगी कि इसमें किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन चक्का जाम में ना घुस जाए और जरा सा भी फायदा ना उठा ले। एक मिनट पे नज़र रखी जाएगी, एक मिनट पे। और प्लान बी, जैसा कि कल टिकैत साहब ने बता दिया है, प्लान बी 2 अक्टूबर तक का उन्होंने दिया है। कल के चक्के जाम के बाद जो ये 2 अक्टूबर वाला प्लान बी है, इसी के ऊपर पूरे गांव देहात में काम होगा। वही नुक्कड़ सभाएं, 40 लाख ट्रैक्टरों का विजन रखा गया है इसमें, गांव और नुक्कड़ वाले प्रोग्राम में। और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। गांधी जयंती अगर मोदी सरकार नहीं झुकी, मोदी सरकार अगर नहीं पिघली, तो 2 अक्टूबर भी हो सकता है आपको इसी पुल पे गांधी जयंती, देश की 75वीं वर्षगांठ इसी पुल पे मने। लेकिन इतना टिकैत साहब की तरफ से कल आश्वासन दिया गया है कि इस चक्का जाम में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं होगी। वॉलंटियरों की संख्या 4 गुनी बढ़ाई जाएगी ताकि मोदी सरकार को, गूंगी और बिहारी सरकार को जगाने के लिए थोड़ा धमाका हो गया था उस दिन, वो किसी की गलती से हो गया था लेकिन हो गया था। लेकिन गूंगी और बिहारी सरकार को जगाने के लिए धमाके की भी ज़रूरत होती है। शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम गिरने के बाद ये बात बोली थी कि हमने किसी को मारने के मकसद से बम नहीं डाला, लेकिन गूंगी और बिहारी सरकार को जगाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। और ये टिकैत साहब का चक्का जाम इस गूंगी और बिहारी सरकार की आँखें और कानें खोलने के लिए है। और इतना उनकी तरफ से विश्वास दिला गया है कि इसमें कोई भी अराजक तत्व प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी बीजेपी के विधायक को, किसी भी बीजेपी के सांसद को, किसी भी आरएसएस के किसी भी एजेंट को जरा सा भी फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। और अगर कोई गलती से आ भी गया तो उसे वहां से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।